ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑल पूरा अपना ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब आज हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायो रिएक्टर पढ़ा था, है ना। बायो रिएक्टर में कुछ चीजें हैं जो आज डिस्कस करना है। देखते हैं। बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला बायोटेक। तो देखो बायोटेक डिस्कस किया, बायोटेक के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसमें बायो रिएक्टर बताया था। तो बायो रिएक्टर्स इसी में से पढ़ते हैं। Small volume culture can yield appreciable quantities of product to produce large quantities। अब देखो, अगर मुझे ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में होस्ट सेल चाहिए, तो उसके लिए मैंने बोला था मुझे बायोरिएक्टर्स चाहिए, और उनका वॉल्यूम कितना होता है, 100 से 1000 लीटर तक का वॉल्यूम होता है, जिसमें वो सारी भी रिक्वायरमेंट जो होस्ट सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए, मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए, वो सारा रॉ मटेरियल्स दिया जाएगा। जैसे क्या क्या चीजें दी जाएंगी इसे, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें दी जाएंगी। इसमें इसकी मदद से स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कोई भी इंडिविजुअल एंजाइम बनाया जाएगा। ठीक। चलो, ये तो समझ आया। फिर यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो डायग्राम्स क्या है, थोड़ा सा देखो। एक तो ये वाला दिख रहा है सभी को, और एक ये वाला। तो ये दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो डायग्राम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर दो तरह के आपको बायोरिएक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये ए जो है, ए को बोलते हैं हम स्टायर्ड, और बी क्या है, स्पार्ज्ड। ठीक। आपसे क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर जनरली। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डायग्राम बनाओ स्पार्ज्ड का या फिर स्टायर्ड का। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, वो बनता है कि ये जो स्पार्ज्ड, ये जो स्टायर्ड है, वो स्पार्ज्ड से बेटर है। क्यों बेटर है, रीजन बताओ। ठीक है। दूसरा, दो ही मेनली क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उसका सीधा सीधा आंसर दिया भी हुआ है, ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो, आंसर है, किसी का माइक ऑन है, राहुल। तो a stirred टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल। पहला रीजन यहाँ पर आपको समझ आता है कि जो टैंक रिएक्टर है वो सिलेंड्रिकल इन शेप है, और सिलेंड्रिकल होने की वजह से, सिलेंड्रिकल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखो, ये वाला कैसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल, और ये कैसा दिख रहा है, क्यूबॉइडल। ठीक है। ये क्योंकि सिलेंड्रिकल दिख रहा है, इसी वजह से यहाँ पर मिक्सिंग होना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस। और यहाँ का जो बेस है वो भी क्या है, कर्व्ड है। यही रीजन लिख रहा है, विद अ कर्व्ड बेस to facilitate the mixing of reactor contents. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। ये इसका आंसर है। ठीक। और क्या क्या चीजें होती है किसी भी बायोरिएक्टर में, तो वो ये बता रहा है यहाँ पर आपको। बायोरिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम भी मिलेगा। ठीक। स्टायर्ड वाले में क्या दिख रहा है, एक एजिटेटर सिस्टम दिख रहा है हमको, दिख रहा है। एजिटेटर सिस्टम मतलब ऐसी पंखे पंखे ऐसे पंखुड़ियां दिख रही है, हाँ या ना। लेकिन क्या ये जो स्पार्ज है, स्पार्ज है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। तो कौन सा बेटर हुआ, ये वाला स्टायर्ड वाला बेटर है। ठीक है, फॉर कल्टीवेशन ऑफ होस्ट सेल। और क्या क्या चीजें होती है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है किसी भी बायोरिएक्टर के पास। फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, और एक सैंपलिंग को निकालने के लिए और डालने के लिए पोर्ट होते हैं। ठीक है। तो ये था टोटल किसके बारे में, बायोरिएक्टर के बारे में। इसमें बस इतना ही है। ठीक, ये बताना था मुझे एक।
एक दो टॉपिक और है। एक और टॉपिक क्या है? एक टॉपिक है आपका इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, सुनो। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। फिर क्या बता रहा था? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या देखा कि एक जीन होता है, याद करो, लेगजेट। याद आ रहा है कुछ कुछ? लेगजेट जीन कोड करता था, लाइकोपेरॉन में हमने पढ़ा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। इजी है, ध्यान से समझना। लेगजेट कोड करता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब लेगजेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस कलर का दिखता है? ब्लू। अच्छा, सबसे पहले ये समझो, ये जो इंडस्ट्रियल इनएक्टिवेशन है ये किस काम आता है? ये काम आता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करने में। एक बेसिक सा डिफरेंस बताओ मुझे कि क्या डिफरेंस होगा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। और कोई? और कोई? किसमें? अच्छा, किसमें वेक्टर होगा और किसमें वेक्टर नहीं होगा? अच्छा, रिकॉम्बिनेंट में क्या सिर्फ वेक्टर होगा? दोनों में से कोई भी एक चीज कम हो सकता है ना? तो आप उसे नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलोगे। जनरली ऐसा होता है कि फॉरेन जीन की कमी होती है, वेक्टर डीएनए तो होता ही है, ठीक है। तो लेगजेड जीन मान लो, समझो कि वेक्टर के पास था, और ये एक ऐसा जीन है जहां पर अभी कोई भी वेक्टर आते हुए कोई भी फॉरेन जीन आते हुए दिख रहा है क्या अभी? बताओ, अभी कोई फॉरेन जीन लगा है इस जीन पे? नहीं, कोई फॉरेन जीन नहीं लगा है। तो इसको इस केस में बोल सकता हूं मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोल सकते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन हुआ क्या कि ये जो साइट थी लेगजेड वाली, इस पर, लेगजेड वाली साइट पर ये कौन आकर बाइंड कर गया? लेगजेड वाली साइट पर आकर बाइंड कर गया किसी तरह का फॉरेन जीन। जब लेगजेड वाली साइट पर किसी तरह का फॉरेन जीन बाइंड कर गया, तो क्या अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा? बोलो भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। तो क्या ब्लू कलर दिखाई देगा? कोई कलर नहीं दिखाई देगा, और इसलिए आपने बोल दिया इसे नो कलर, ठीक है। और यहाँ आप बोलोगे कि ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे या नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे अब इसे? और इजीली यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था उसका कलर कैसा था? ब्लू। और जो रिकॉम्बिनेंट था उसका कलर, कोई कलर नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही कलर से आप इजीली क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो बन रहा है उससे इजीली आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? कौन बताएगा? हाँ हाँ, लेकिन डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? कैसे डिफरेंस करो?
अच्छा। हम्म। और उसके लिए मैंने सेलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज किया था, है ना। चलो। तो यूकेरियोट्स के केस में क्या, प्रोकैरियोट्स के लिए होगा? ये लैक जेड जो बता रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल ही आपको मैं प्रोकैरियोट के लिए दे रहा हूँ, वरना वहां तो आप कोई और प्रोसीजर चलाओगे, या वहां भी ऐसा ही कुछ चलेगा, कोई और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बनेगा, कोई और कलर बनेगा, लेकिन कलर डिस्टिंग्विश तो होगा ही ना, स्टेनिंग करके। हाँ। ठीक है, हमें इसी बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक का नाम इंजर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों रखा गया है, ये जरूरी है, समझो। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन इसलिए बोल रहे हैं। हम्म। बोलो। हम्म। क्योंकि हम यहाँ पर राइट। हाँ। हम्म। राइट। तो फॉरेन जीन के इंजर्शन की वजह से आप ये देख रहे हो कि फॉरेन जीन जैसे ही आया, फॉरेन जीन के आने की वजह से क्या इनएक्टिव हो गया, एक ऐसा प्रोसेस इनएक्टिव हो गया जो पहले हो रहा था, लेक्जेट पहले बना रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लेकिन अब बना नहीं रहा है। तो इस वजह से आप बोल रहे हो भाई, लाइक फॉरेन जीन के आने की वजह से ये जो प्रोसेस है वो इनएक्टिव हो गई, तो इसलिए इस स्टेप को क्या, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ एक प्रोसेस है, नेक्स्ट एक स्टेप है, और वेक्टर्स का, वेक्टर्स के बारे में कुछ एग्जांपल पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर्स में एक एग्जांपल पढ़ते हो आप, अगैरोबैक्टीरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्यूमिफेशियंस। अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये क्या करता है भैया, ये एक तरह का, पहली बात तो पैथोजन है, ठीक। जो किधर यूज किया जाता है, डाइकॉट प्लांट में यूज किया जाता है। कैसे, एज वेक्टर। अगर ये पैथोजन है, अगर ये पैथोजन है मतलब डिजीज कॉज करता होगा, तो फिर हम प्लांट में कैसे इंसर्ट करते हैं, मेंशन जरूर करना, डिसआर्म्ड करके। कैसे करके, डिसआर्म्ड कंडीशन में, डिसआर्म्ड मतलब इसकी बॉडी से वो जीन निकाल दिए जाएंगे विच वॉज पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक जीन्स ही निकाल दिए तो डिसआर्म्ड बोल देंगे, है ना, डिसआर्म्ड बोल देंगे उसे। तो डिसआर्म्ड होने के बाद थोड़ी कोई अफेक्ट कॉज करेगा वो, राइट। तो अगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन जो कि एक पैथोजन है, उसको डिसआर्म्ड करके एज वेक्टर मैं कहा यूज कर रहा हूँ, डाइकॉट प्लांट में। अब सवाल आता है यूज क्यों करना है, यूज इसलिए करना है क्योंकि ये जो अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन है, ये एक तरह का क्या बनाता है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड इज नथिंग बट ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मतलब ये एक ऐसा प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है जो ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है, मतलब नॉर्मल सेल को क्या बना सकता है, कैंसरस सेल, ट्यूमर बना सकता है। तो फिर तो ये खतरनाक है। हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन इसका हम यूज कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी का, कैसे। अब तो मैं चाहता ही हूं कि मल्टीपल ग्रोथ हो, अब मैं चाहता हूं कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो। तो मैं इसीलिए जानबूझकर मैं मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, इसीलिए या जो होस्ट है वहां पर मल्टीपल रेप्लिकेशन करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का यूज कर रहा हूँ। क्लियर आया, समझ आया आपको कि क्यों यहाँ पर आपको टीआई प्लाज्मिड लिखा है, क्यों एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का यूज कर रहे हैं, डाइकॉट प्लांट्स में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, बोलो भाई।
ओके, तो यहाँ मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड करता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो मैं रीड कर रहा हूँ और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, you may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plant and animals from bacteria and viruses, which have been known for these ages. How to deliver these genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. For example, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transfer normal plant cell into a tumor. यही बताया आपको कि वो normal plant cell को क्या बना दे रहा है, ट्यूमर, and direct this tumor cell to produce the chemical required by the pathogen. ठीक है, और बोलता है ये इन ट्यूमर सेल्स को कि वो केमिकल बनाओ जो जरूरी है पैथोजन के लिए। सिमिलरली इसी तरह का एक और एग्जांपल है रेट्रोवायरस का। दूसरा एग्जांपल जो वेक्टर की तरह हम यूज करते हैं वो है रेट्रोवायरस, को भी हम यूज करते हैं कैसे, रेट्रोवायरसेस का हम यूज करते हैं एज वेक्टर। रेट्रोवायरसेस भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी हम डिसआर्म्ड करके, लेकिन इसका यूज हम प्लांट्स में नहीं बल्कि एनिमल्स में करते हैं। देखो यही लिखा होगा। Similarly, retrovirus in animals have the ability to transfer normal cells into cancerous cells. A better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector by delivering gene of interest to humans. The tumor-inducing plasmid of Agarobacterium tumefaciens has now been modified into cloning vector, which is no more pathogenic. अब वो pathogenic नहीं रहा to the plants, but it's stable to use the mechanism to deliver gene of our interest. लेकिन वो foreign gene अभी भी पहुंचा रहा है host cells into various of plants. Similarly, retrovirus have also been disarmed. रेट्रोवायरस को भी हम क्या कर देते हैं, डिसआर्म्ड करते हैं। ध्यान रखना, रेट्रोवायरस वरना क्या कॉज कर सकता है आगे जाके, ये तो भाई रेट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके किसी भी तरह का डिजीज कॉज कर सकता है, तो इसको भी हम किस कंडीशन में छोड़ेंगे, डिसआर्म्ड कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से कई देखते हो आप, नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल। सो वंस अ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड टू सुटेबल वेक्टर, जब आप किसी डीएनए फ्रेगमेंट को सुटेबल वेक्टर के साथ लाइगेट कर सकते हो, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल होस्ट। ठीक है, फिर वो ट्रांसफर होता है। तो लेकिन ट्रांसफर करने के लिए भी एक टॉपिक है, ध्यान से सुनो। ट्रांसफर करने के लिए भी आपको जरूरी है कि होस्ट क्या हो, होस्ट का कॉम्पिटेंट होना। होस्ट का क्या होना, कॉम्पिटेंट होना। होस्ट का कॉम्पिटेंट होना क्यों जरूरी है, होस्ट का कॉम्पिटेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फॉरेन डीएनए फॉर एग्जांपल आप इंसर्ट कर रहे हो, वो तो एक डीएनए मॉलिक्यूल है, और हमने पढ़ा है कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल एक तरह का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, राइट। डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, और इसको आपको इंसर्ट करना है किधर, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जब ये वेक्टर डीएनए से मिला दोगे आप, तो ये बन जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब इस रिकॉम्बिनेंट, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ऑब्वियसली क्या होगा, हाइड्रोफिलिक ही होगा। तो इस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को आपको किधर इंसर्ट करना है, किसी होस्ट सेल में, राइट। और होस्ट सेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। ये पढ़ा है आप लोगों ने शायद कि ये जो होस्ट सेल्स होते हैं, ठीक, ये जो होस्ट सेल्स होते हैं इन ये लिपिड और प्रोटीन की लेयर के बने होते हैं, राइट। लिपिड और प्रोटीन की लेयर्स होती है इनकी, और लिपिड और प्रोटीन की जो ये लेयर्स हैं, ये हमेशा हम पढ़ते हैं क्या है, हाइड्रोफोबिक। ठीक, हाइड्रोफोबिक नेचर की पाई जाती है। तो जब डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है और होस्ट हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, रिपेल करता है जो वाटर को। तो थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज समझ पाना कि कैसे ये
होस्ट किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हम यूज करते हैं ताकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करे होस्ट कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक दो मेथड्स हैं। देखो, एक बताया केमिकल मेथड। ठीक, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या करता हूं मैं, सेल को ट्रीट किया जाता है। सेल सेल ट्रीटेड विद सेल, कौन सा सेल, होस्ट सेल। होस्ट सेल को ट्रीट किया जाता है डाइवेलेंट कैटायन से। डाइवेलेंट कैटायन यहाँ पर क्या लिया जाता है, कैल्शियम आयन। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा, जो होस्ट सेल है ना, उसका पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस पोर साइज ऑफ होस्ट सेल, तो इजीली रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर पाएगा। ठीक, उसके बाद भी, लेकिन ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए और होस्ट सेल, पोर साइज इंक्रीज हो चुका है, इनको साथ में रखते हैं और साथ में इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं एट 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 42 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर आइस में रखते हैं। ठीक, आइस में रखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इंक्यूबेट करते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पर, और ऐसा करते रहते हैं। जिससे क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप देखते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट ले लेता है। अच्छा, और इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, इस मेथड को बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। ठीक, इस मेथड को बोला जाता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए हीट शॉक ट्रीटमेंट, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट यही है। The cell are then incubated with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius and then putting it back on ice. And the method is known as heat shock treatment. इससे क्या होगा, इससे जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। परमिएबिलिटी ऑफ सेल, होस्ट सेल इंक्रीज हो जाएगी, एंड द सेल विल टेक अप द डीएनए आर रिकॉम्बिनेंट। समझ आया केमिकल मेथड, बताओ। हेलो, ठीक है, तो केमिकल मेथड तो समझ आ गया। नेक्स्ट इज फिजिकल मेथड। ध्यान दो, फिजिकल मेथड क्या कहता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली किधर इंजेक्ट किया जाएगा, एक फर्स्ट मेथड है इसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किसके न्यूक्लियस में, ऑब्वियसली होस्ट के न्यूक्लियस में। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोसेस है, ये एनिमल्स में किया जाता है, and the technique is known as micro injection method। micro injection method। ठीक, और क्या बोला यहाँ पर, recombinant DNA is injected into nucleus of the host cell, और इस टेक्निक का क्या नाम है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। किसमें किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में। सेकेंड इज जीन गन मेथड। जीन गन मेथड में क्या किया, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स लिए गए, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स लिए गए। ठीक है, किसके, गोल्ड और टंगस्टन के।
आपको रदरफोर्ड मॉडल याद होगा, उसमें क्या किया था, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए थे, याद आ रहे हैं? तो वैसा इस, हाँ हाँ हाँ, तो वही हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, इसको कोट किया गया, किससे, डीएनए से, कोटेड विथ डीएनए। डीएनए अपना कौन सा डीएनए है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, कौन सा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इसको इसको जीन गन की मदद से बम्बार्ड कर रहे हैं हम, बम्बार्डिंग, ठीक है, वहां भी वर्ड क्या यूज हुआ था, बम्बार्ड, यहाँ भी बम्बार्डेड इनटू होस्ट, ठीक है, न्यूक्लियस, समझ आया? तो हाई वेलोसिटी क्या लिए गए हैं, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड और टंगस्टन के लिए, और उसको अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ क्या कर दिया, कोट कर दिया, और फिर बम्बार्ड किए होस्ट के न्यूक्लियस में। तो इसको दो दो नाम है इसके, एक तो इसको जीन गन मेथड भी बोलते हैं, ये फिजिकल मेथड जिसका नाम क्या है, जीन गन मेथड, और दूसरा बायोलिस्टिक्स, बायोलिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें याद रखना, पहला वाला जो फिजिकल मेथड था वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए था, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट्स के लिए क्या, तो प्लांट्स के लिए जीन गन मेथड किया जाता है। समझ आया इतना सभी आपको? बस इतना ही टॉपिक था जो आपका इस चैप्टर में रह गया था, ठीक है। अब देखो मैं एनसीईआरटी आपको दिखा रहा हूँ, देखो, अब अगर एनसीईआरटी आप रीड करना शुरू करोगे कहीं से भी कुछ भी, तो आपको समझ आने लगेगा। जैसे देखो, सबसे पहले क्या बोलता है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बोलता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, वैक्सीन या एंटीबायोटिक एंजाइम बनाने के लिए। फिर यहाँ पर इसने कुछ नहीं कुछ टर्म्स यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जीन ट्रांसफर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है। पहला यहाँ पर, पहला जो क्या यूज किया गया था, पहला कोहेन और बोएर ने जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, यूजिंग व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, उसको मिलाकर क्या बनाया था, एक रिकॉम्बिनेंट, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था 1972 में, और फिर उसको इकोलाई में इंसर्ट किया था। तो इट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं कुछ, वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, अब यहाँ पर तीन मोटिव्स बताए गए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म में, तीन बेसिक स्टेप्स हैं, identification of DNA with desirable gene, introduction of the identified DNA into host, और तीसरा maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny। प्रोजेनी में भी तो हम ट्रांसफर करना चाहते हैं चीजें, सिर्फ सेम जनरेशन की बात नहीं करते। फिर आता है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्ट पहला कौन सा था और नेमिंग कैसे करते हैं वो सब बताया। ये याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियस से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ये भी बताया आपको। ये क्या सर्च करते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सर्च करते हैं, है ना। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आगे से भी सेम पढ़े जाए और सेम पीछे से भी। कौन से बॉन्ड तोड़ते हैं ये ध्यान रखना, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करते हैं। फिर यहाँ बताया एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर आगे पढ़ते हो आप किस तरह से फॉरेन डीएनए, देखो किस तरह से फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए से अटैच होता है, लाइगेज की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से, और क्या बना देता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देता है, राइट। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद होस्ट सेल डिवाइड करता है। इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पर एक बीच में इन्होंने ऐसे टॉपिक डाल दिया है, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। हमने इसको प्रोसेस में समझा था, देखो इन्होंने क्या डाल दिया, यहीं पर डाल दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बताने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू हुआ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया, यहाँ फिर बता रहे इल्यूशन, इथीडियम ब्रोमाइड यूवी लाइट, ठीक है, एगरोस जेल, और
एक्सट्रैक्ट करने वाली प्रोसेस का क्या नाम है? इल्यूशन। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बताया इन्होंने, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सेलेक्टेबल मार्कर जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। अपना इधर फेमस वेक्टर है PBR322, इसका डायग्राम याद करना है। कुछ क्लोनिंग साइट पे रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ये सब पढ़ा है। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन अभी अभी देखा, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में। फिर वेक्टर्स ऑफ, ठीक है, ये भी पढ़ा अभी अभी। कॉम्पिटेंट किस तरह से होस्ट को बनाया जाए ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, वो देखा। और यहाँ माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स, जीन गन मेथड, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू हो जाता है। इसमें कई स्टेप्स देख रहे हो। पहला क्या बोल रहा है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स, ये सब बताया था आपको। उसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए और फिर सेपरेशन। ठीक है, यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो पहले एक्सप्लेन कर चुका था। फिर पीसीआर करते हैं। पीसीआर करने के बाद इसने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद फॉरेन जीन प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है, और वो क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। उसके बाद उसको कल्चर कराओ बायोरिएक्टर में। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टायर्ड एंड स्पार्ज्ड रिएक्टर। और लास्ट में आइसोलेशन, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड कमर्शियलाइजेशन, all the steps in a single manner are the process of downstream processing। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी हम पढ़ चुके हैं, और इस तरह से आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त।